अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ और बोर्ड के एमसीक्यूज़, जो टॉपिक हम अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम्स की कंडीशन और उसके साथ ही टार्क का टॉपिक। तो रिपीटेड एमसीक्यूज़ और एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ किस तरह से बनती हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट के साथ आई हुई हैं, ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, अ यूनिफॉर्म रॉड AE ऑफ वेट 9 न्यूटन इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल बाय अ वर्टिकल फोर्सेस। Two additional forces act at A and D points as shown. The points A, B, C, D and E are at equal intervals along the bar. At which point must a vertical force of 6 Newton act to keep the bar in equilibrium? UET 2016 के अंदर ये MCQs आ चुकी है। वो सवाल हमसे कर रहा है कि एक AE बार है जिसका वेट 9 न्यूटन है, ये हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 5 न्यूटन की और 2 न्यूटन की, और इनकी डायरेक्शन आपको दिखा दी गई है। अगर ये सारे पॉइंट्स A, B, C, D, E एक जैसे फासले पर मौजूद हों तो किस पॉइंट के ऊपर 6 न्यूटन की फोर्स लगाएं ताकि ये बार इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर रहे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के मुताबिक हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी जिस्म ट्रांसलेशन अंदर होगा उसके ऊपर तमाम तर फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो होना चाहिए। फिर उसी को हमने एक्सटेंड किया था कि तमाम तर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस का मजमूआ और तमाम तर वाई डायरेक्टेड फोर्सेस का मजमूआ किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, तब वो जिस्म ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर मौजूद होगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, एक तो इस बार का वेट है 9 न्यूटन का जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, तो तमाम तर डाउनवर्ड फोर्सेस का मजमूआ 9 न्यूटन वेट है, 2 न्यूटन ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो टोटल जो फोर्स बनेगी 9 में 2 को जमा करेंगे 11, और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 5 न्यूटन की है। इक्विलिब्रियम कब होगा कि जब दोनों अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस और डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ 5 है, 6 न्यूटन की फोर्स पहले तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगेगी, दूसरा वो पॉइंट बताना है जहाँ पर ये इन्हें इक्विलिब्रियम के अंदर लेके आएगी। अब ये पॉइंट E हमारे पास मौजूद होगा, इस E पॉइंट के ऊपर ही 6 न्यूटन की वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगी, तब जाकर ये जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा, ये बार इक्विलिब्रियम की हालत में आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। Second MCQ, a force F is acting at a point P of uniform rod capable to rotate about O. What is the torque about it? एक फोर्स है जो एक रॉड के ऊपर P पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब ये इस रॉड को इस O के गिर्द रोटेट कराती है। अब वो सवाल कर रहा है कि टार्क की वैल्यू क्या कुछ होगी, वो कैलकुलेट करके दें। टार्क की डेफिनेशन मैंने आपको बारहा समझाया था कि हमने मोमेंट आर्म और फोर्स का हासिल ज़रा भी हमारे पास टार्क के बराबर होगा। ये MCQs हमारी UHS 2012 के अंदर आ चुकी है, तो आपने एहतियात करनी है। अक्सर बच्चों के पास ये मिस्टेकन इन्फॉर्मेशन ये होती है कि वो जहन में ये चीज़ लिए बैठे होते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो ये साइन के साथ लिखा जाएगा। मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते हुए ये बात बावर कराई थी कि आपने एहतियात करनी है, आपने मोमेंट आर्म ढूंढना है। तो यहाँ मोमेंट आर्म कैसे लेंगे, और कीजिए, ये कन्फिग्रेशन उसने हमें दी हुई है। ये रॉड है, यहाँ एक फोर्स एफेक्ट कर रही है और ये इस रॉड के नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब गौर कीजिए, इस फोर्स को अगर इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। वो कौन से कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसका ये होगा और दूसरा कंपोनेंट ये होगा। थीटा के सामने हमेशा F साइन थीटा आता है और थीटा के साथ F कॉस थीटा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये पिवट है, ये वो पॉइंट है जिसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। अब फोर्स का F साइन कंपोनेंट ये इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर जाएगा। F cos थीटा ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, तो यहाँ फोर्स का cos कंपोनेंट
मोमेंट आर्म के साथ, अगर इसे आर कंसीडर कर लिया जाए तो आर एफ कॉस थीटा से हासिल होगा। तो ऑप्शन ओपी, यहाँ से वो डिस्टेंस और इधर से एफ कॉस थीटा शामिल होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरी एमसीक्यूज है, इफ वो डबल द मोमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ द टार्क। यूएचएस 2016 में ये एमसीक्यूज आ चुकी है। अगर मोमेंट आर्म को डबल कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ द टार्क क्या कुछ होगी। देखें, तीन चीज़ों के ऊपर टार्क डिपेंड करता था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म और फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान में एंगल जो है, ये इन तीन चीज़ों के ऊपर। अब अगर थीटा को कांस्टेंट कर दिया जाए और फोर्स को कांस्टेंट कर दिया जाए तो मोमेंट आर्म हमेशा टार्क के डायरेक्ट रिलेशन में चला जाएगा। तो जितना मोमेंट आर्म बढ़ गया है उतना टार्क बढ़ जाएगा, तो मोमेंट आर्म डबल हो गया तो टार्क भी डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स सी ऑप्शन बनेगा। फोर्थ एमसीक्यू, अ बार ऑफ लेंथ एल pivoted at O is acted by a force making an angle theta with the vertical line as shown. What is the moment of the force? UHS 2015 में ये एमसीक्यू आ चुकी है। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे टार्क कहा जाता है वो कैसे हासिल होगा। देखिए, इसके दो कंपोनेंट बनाए, थीटा के सामने एफ साइन थीटा आएगा और दूसरा ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बन जाएगा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। एफ साइन थीटा को देखें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट में से पास करता है, एफ साइन थीटा पिवट में से पास करेगा, एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट होगा जो कि पिवट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और ये मोमेंट आर्म के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा और इधर से एल, ये एल एफ कॉस थीटा, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ एमसीक्यूज, विच कॉम्बिनेशन कॉज द लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट अबाउट द पिवट। यूएटी 2017 में ये एमसीक्यूज आ चुकी है। कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर देखें, तीन फैक्टर्स के ऊपर टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर भी, थीटा के ऊपर भी और एल जिसे मोमेंट आर्म कहा जा रहा है। इन तीनों के बढ़ जाने की वजह से टर्निंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एफ बढ़ जाए, डी भी बढ़ जाए और थीटा भी बढ़ जाए, डी यहाँ पर मोमेंट आर्म को जाहिर कर रहा है। 6 एमसीक्यूज है, टू फोर्सेज हैं 5 न्यूटन की 10 न्यूटन की आर एक्टिंग एट ओ एंड पी रिस्पेक्टिवली ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड सस्पेंडेड एट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी ऑन द मीटर रॉड। यूएचएस 2014 के अंदर ये एमसीक्यूज आ चुकी है। दो फोर्सेज हैं, एक 5 न्यूटन की और ये 10 न्यूटन की, जो कि एक ओ पोजीशन के ऊपर और पी पोजीशन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। मीटर रॉड की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर गौर करें, सेंट्रल पॉइंट तक अगर ये 50 सेंटीमीटर है, ये एक्स डिस्टेंस कितना होगा। ये हाफ के ऊपर यहाँ ये 50 बनता है, तो ये पी पॉइंट तकरीबन हाफ पर है, तो 50 यहाँ तक हो जाएगा और ये 25 इसमें शामिल हो जाएगा, तो एक्स डिस्टेंस 25 है। एक्स 25 है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये 75 सेंटीमीटर बनेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 7th MCQs, if the moment arm and the magnitude of the force becomes double, then the torque acting on a body। देखिए, मोमेंट आर्म और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों को अगर डबल कर देंगे, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के डबल करने से टार्क डबल हो जाएगा और मोमेंट आर्म के डबल करने की वजह से भी टार्क डबल हो जाएगा। तो दोनों को अगर डबल कर रहे हैं तो टार्क 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, सी ऑप्शन। A nut is tightened by a spanner of length 1 meter when a force of 20 Newton is applied perpendicularly on the handle of the spanner. If the force is doubled and the moment arm is halved, then what is the value of the torque? एक मीटर लेंथ का एक स्पैनर है जिसके हैंडल के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स को परपेंडिकुलर अप्लाई किया जा रहा है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि फोर्स को अगर डबल कर दें और मोमेंट आर्म को हाफ कर दें तो टार्क की वैल्यू क्या होगी। तो गौर कीजिए, फोर्स के डबल करने की वजह से टार्क डबल हो जाएगा, वहीं मोमेंट आर्म के हाफ करने की वजह से टार्क हाफ हो जाएगा। तो एक के बढ़ाने से बढ़ जाएगा और दूसरे के कम करने से कम हो जाएगा, तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डी ऑप्शन कांस्टेंट। 9th MCQs, if a force of 5 Newton is applied parallel to the moment arm of 5 meter, then the torque is equal to, यहाँ पर गौर कीजिए, 5 न्यूटन की फोर्स है, मोमेंट आर्म के पैरेलल है, चाहे उसकी जो भी लेंथ हो। यहाँ ये फोर्स पिवट में से गुजर जाएगी,
तो इस तरह की फोर्स कभी भी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं पैदा करती, तो इसीलिए 0 न्यूटन मीटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। 10th एमसीक्यूज, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड द टॉर्क इज, फोर्स और टॉर्क के दरमियान में ग्राफ किस तरह का होगा? व्हेन द मोमेंट आर्म एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर कांस्टेंट। जब मोमेंट आर्म को और एंगल को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, उस केस के अंदर हमने टॉर्क का रिलेशन पढ़ा हुआ है, टॉप बराबर होता है आर एफ साइन थीटा। एंगल कांस्टेंट है, इसका मतलब साइन थीटा ये कांस्टेंट रहेगा और आर भी कांस्टेंट रहेगा। टॉर्क और एफ के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन आएगा, जितनी मिकदार ये बढ़ेगी उतनी मिकदार ये बढ़ेगी। अगर दोनों मिकदारों के दरमियान में सिंपलर डायरेक्ट रिलेशन हो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यूज लेक्चर नंबर हमारा 1, हम ऑलरेडी इस बात को सीख चुके हैं कि इनके दरमियान में ग्राफ इस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन होगी और सेंटर में से पास करेगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ए ऑप्शन। 11th MCQs, the torque of 20 Newton meter is produced in a body by a force of 10 Newton applied by a spanner of constant length। एक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है एक बॉडी के अंदर एक फोर्स 10 न्यूटन की वजह से। What will be the value of the torque if the force of 20 Newton is applied by the same spanner? देखें, दो फोर्सेस की वैल्यूज बता दी हैं, एक टार्क की वैल्यू बता दी है और दूसरी टार्क की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो। तो मैंने आपको एक सिखाया था कि अगर क्वांटिटीज़ के दरमियान में सिंपल डायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो तो आपने 3 गिवन और 4th अननोन के रिलेशन के अंदर कैसे y2 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर x1। अब दो फोर्सेस बता दी हैं, एक टार्क बता दिया, दूसरा टार्क हमसे पूछ रहा है, तो y2 बराबर होगा x2 डिवाइडेड बाई x1 और इधर से y1। वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। देखें, पहले 20 न्यूटन मीटर टार्क था और उस वक्त जो फोर्स एक्ट कर रही थी वो 10 न्यूटन की थी, ठीक है। इसके बाद दूसरी फोर्स 20 न्यूटन हो गई है और पहले कितनी थी, 10 की थी, तो यहाँ से 2 और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा 40 न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। 12 MCQs, a body is subjected to 3 concurrent forces is found to be in equilibrium. The resultant of any 2 forces। 3 concurrent forces हैं जिनके ज़ेरे असर जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में चला जाता है। अब रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेस किस चीज़ के बराबर होगा? ये इक्वल होगा टू द थर्ड फोर्स, अपोजिट टू द थर्ड फोर्स, इज कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स ऑल। देखें, जो रिजल्टेंट 2 फोर्सेस का बनेगा वो हमेशा याद रखिएगा ये तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा। ये थर्ड फोर्स के इक्वल रहेगा, ये हमेशा थर्ड फोर्स से अपोजिट भी होगा और कोलिनियर ही होगा उस थर्ड फोर्स के, उसी की ही लाइन के अंदर मौजूद होगा। इसीलिए ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है ऑल का। 13 MCQs है। 3 concurrent coplanar forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton acting along a different directions on a body। 3 कंकुरेंट कोप्लेनर फोर्सेस हैं जिनकी वैल्यूज़ बता दी गई हैं और ये एक किसी जिस्म के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शंस के ऊपर अमल कर रही हैं। अब वो कहते हैं कि इन फोर्सेस के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम इफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट एट द राइट एंगल। ये जिस्म को हमेशा इक्विलिब्रियम में रखेंगी अगर 2 न्यूटन और 3 न्यूटन की फोर्सेस राइट एंगल के ऊपर अमल कर रहे हों। दूसरा, इफ़ 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर राइट एंगल, अगर 1 न्यूटन और 2 न्यूटन की फोर्सेस एक दूसरे के साथ 90 के समय पर मौजूद हो। सी ऑप्शन क्या बता रहा है? कैन नॉट कीप द बॉडी इन द इक्विलिब्रियम, ये जिस्म को कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रखेगा। डी ऑप्शन, इफ 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट एट द एक्यूट एंगल, अगर ये एक्यूट एंगल के ऊपर एक्ट कर रही हूँ 1 न्यूटन और 3 न्यूटन की फोर्सेस, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखिए, बात को सुने, हमारे पास ये जितनी भी फोर्सेस हैं इनका सम चाहे एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस बना लें और वाई डायरेक्टेड फोर्सेस बना लें, इन तीनों केसेस के अंदर कभी भी ये ऐसा है नहीं, एक्यूट एंगल पर भी नहीं बनेगा सम 0, राइट एंगल पर भी कभी सम नहीं बनेगा। ये 2 और 3 न्यूटन की भी राइट एंगल के ऊपर अगर पहुँचे तब भी इनका सम 0 नहीं बनता। सी ऑप्शन करेक्ट है कि कभी भी ये फोर्सेस इस तरह से किसी जिस्म को इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाएंगे। 14 MCQs है। देयर आर द 4
forces act on a point P produced by the string as shown in the figure which is at rest. The force F1 and F2 are. ये एक P पॉइंट है जिसके ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। F1 एक्ट कर रही है, F2 एक्ट कर रही है, ये 1 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और 2 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। अब वो हमसे सवाल पूछ रहा है कि F1 और F2 की वैल्यूज़ क्या होंगी, इसको हमने कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये P पॉइंट है, एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है और दूसरी फोर्स ये है। F2 यहाँ मौजूद है, F1 ये है और यहाँ से ये 1 न्यूटन फोर्स नॉर्मल के साथ 45 डिग्री बना रही है और दूसरी फोर्स यहाँ मौजूद है जो कि 2 न्यूटन की है और ये भी 45 डिग्री बना रही है। अब इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे इनके कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा करें। अब इसके 2 कंपोनेंट्स मान जाएंगे। यहाँ ये 1 cos 45 डिग्री, पैरेलल शिफ्टिंग प्रिंसिपल, अगर इनकी डायरेक्शन ना बदले और इनकी मैग्नीट्यूड में फ़र्क ना आए तो इस फोर्स को यहाँ कंसिडर किया जा सकता है 1 cos 45 डिग्री। मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ। इस फोर्स को भी ऐसे ही 2 हमने कंपोनेंट्स के अंदर तकसीम कर लेना है। एक इसका कंपोनेंट यहाँ मौजूद होगा जो कि cos कंपोनेंट होगा, ये 2 cos 45 डिग्री। इसका ये दूसरा कंपोनेंट 2 cos 45 डिग्री जो यहाँ मौजूद होगा और इसका साइन जो कंपोनेंट है वो साइन कंपोनेंट यहाँ मौजूद होगा 2 sin 45 डिग्री। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के मुताबिक सम ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तमाम तर x डायरेक्टेड फोर्सेस का मजमूआ 0 के बराबर, तो यहाँ बराबर होगा x डायरेक्टेड। देखें F1 भी इधर है और इस 1 न्यूटन फोर्स का भी एक कंपोनेंट आपके पास होगा और इस 2 न्यूटन का भी। F1 प्लस 1 cos 45 डिग्री माइनस, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो इसे 2 cos 45 डिग्री लिखेंगे। Fx का मजमूआ 0 के बराबर होगा, इसे 0 कर दें, ये 0 आपके पास बराबर बनेगा। इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास ये होगा F1 प्लस 1 cos 45 डिग्री। इसका आंसर आपके पास बनता है 1/√2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1/√2। अब इन टर्म्स को इस तरफ लेके आए, हमने फोर्स फाइंड करनी है। F1 बराबर होगा, ये टर्म 1/2 माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। 2 एलसीएम बन जाएगा -1 + 2 + 1 1/√2 F1 के बराबर होगा। इसी तरह से F2 को कैलकुलेट करेंगे। F2 की कैलकुलेशन के अंदर भी सम ऑफ f ऑफ y का रिलेशन यहाँ पर लिया जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर इसका आता है F2 का 3/2 न्यूटन्स में, ये भी न्यूटन्स के अंदर आएगा। ये है आपके पास 1/2 3/2 न्यूटन और ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 15 MCQs। ब्लॉक ऑफ mass 5 kg is suspended by a massless rope of the length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton is applied in horizontal direction at the midpoint P of the rope as shown. The angle made by the rope with the vertical in equilibrium is taking G is equal to 10 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। अगर G की वैल्यू ये ली जाए और 50 न्यूटन की फोर्स उस 2 मीटर की रोप के साथ मिड पॉइंट के ऊपर एक्ट करे जैसा कि दिखाया गया था, तब यहाँ पर वर्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट करने के लिए एंगल क्या बनेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये डायग्राम है, 50 kg का एक वेट है जो 2 मीटर लेंथ रखने वाली एक रोप के साथ लटकाया गया है 50 न्यूटन की एक हॉरिजॉन्टल फोर्स के लगाने की वजह से। अब वो कहता है कि वर्टिकल के साथ क्या कुछ ये एंगल बना रहा होगा अगर ये जिसमें इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर आ जाए। जी की वैल्यू उसने हमें बता दी है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो यहाँ गौर कर ले कि हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है, इस रिलेशन के अंदर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो टेंशन मौजूद है T2,
ये T2 बराबर है आपके पास 5G के, ठीक है। 5 और G की वैल्यू 9.8 या जिसे इसने 10 कंसिडर किया हुआ है 10, ये 50 के बराबर होगी T2। इसके बाद T1 साइन थीटा, टेंशन का साइन कंपोनेंट, ये बराबर किया गया है किससे, 50 न्यूटन की फोर्स से। और इसका दूसरा कंपोनेंट T1 cos थीटा, ये बराबर है यहाँ पर, ये भी 50 न्यूटन के बराबर ही होगा क्योंकि 5G ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं T2 के बराबर है। ये देखें T2 को इक्वेट करेगा T1 cos कंपोनेंट, T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम 50 न्यूटन के अंदर, तो उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर दें, डिवाइड कर लें T1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय T1 cos थीटा, 50 डिवाइडेड बाय 50, T1 से T1 को कैंसल आउट कर दें, tan थीटा बराबर होगा 1 के, थीटा कैलकुलेट करना चाहेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 और उसकी वैल्यू आपके पास होती है 45 डिग्री। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी हमारी MCQs इक्विलिब्रियम की कंडीशन से मुतालिक और टार्क से मुतालिक जो डिफरेंट एंटी टेस्ट MCQs के अंदर आ चुकी हैं। तो आपने एहतियात करनी है, आपको जो गिवन स्टेटमेंट दी जाती है उस स्टेटमेंट के अंदर आपने ये अंदाज़ा करना होता है कि आपने इनको किस तरह से रिजॉल्व करना है। जैसे कि आखिरी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया टेंशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, इनके कंपोनेंट्स बनाएं और इनके ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, तमाम तर हॉरिजॉन्टल जितनी भी टेंशन्स बनेगी, फोर्सेस बनेगी, उनका मजमुआ 0 के बराबर और तमाम तर वर्टिकल फोर्सेस का मजमुआ भी 0 के बराबर, फिर जाकर आपको एंगल यहाँ से मिलेगा। और इसी तरह से टार्क के केस के अंदर आपने एहतियात करनी है, आपने मोमेंट आर्म ढूंढना है। आपने ये बिल्कुल नहीं जहन बनाना कि इनके दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, साइन के साथ बना के इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।